प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं मासूम रजा आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड क्लास 10 का लिए बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है जैव प्रकरण। इस चैप्टर में हमने आपको बताया था, पिछले 2 वीडियो बना हुआ था, तो इसमें हमने बताया था कि इसमें 4 भाग है: पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ठीक है, तो उसी में से हमारा जो पहला भाग है पोषण, वो अभी चल रहा है। उसके 2 वीडियो आ चुका है और ये हमारा आज का तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो चलिए, हम लोग पढ़ लिए थे, आमाशय तक पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं छोटी आंत क्या होता है, अग्नाशय क्या होता है, बड़ी आंत क्या होता है। ठीक है, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे पोषण में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि मुंह में भोजन को लेते हैं, उसको क्या करते हैं, दांत से चिबाते हैं और लार ग्रंथि आती है, जो उस रस से क्या करती है, भोजन का पाचन होती है। ठीक है, उसके बाद भोजन कहाँ पहुँचती है, भोजन ग्रस नली से होते हुए कहाँ पहुँचती है, आमाशय में पहुँचती है। और ग्रस नली में जो है भोजन को कोई भी पाचन नहीं होता है। उसके बाद आमाशय में क्या HCl एसिड का स्राव होती है, जठर रस का स्राव होती है। उसके बाद क्या करती है, भोजन को पचाती है। अब हम उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद भोजन जाता क्या है। ठीक है, उसके बाद भोजन जाता है हमारा छोटी आंत में। कहाँ जाती है, छोटी आंत में। देखिए, छोटी आंत होता क्या है, आमाशय के ठीक नीचे जो है ना, लगभग छोटी आंत होती है। ठीक, और छोटी आंत में जो है, इसमें 3 भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं, पक्वाशय, जेजुनम और इलियम। पक्वाशय या ग्रहणी, जेजुनम या इलियम, इस 3 भाग होते हैं। ठीक है, इन तीनों भागों में क्या होती है, भोजन का पाचन होती है। देखिए, भोजन कहाँ से, मुंह से पचना शुरू हुआ, उसके बाद आमाशय में पचा। ठीक, उसके बाद छोटी आंत में जो है भोजन का कंप्लीट रूप से पाचन हो जाती है। छोटी आंत में भोजन का कंप्लीट रूप से क्या हो जाती है, पाचन होती है। किस प्रकार पाचन होती है, देखिए, भोजन जैसे आमाशय से आया, ये आमाशय के 3 भाग थे। जैसे आमाशय से आएगा, कहाँ आएगा, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जो है पक्वाशय, ये पहला भाग हम लोग बोलते हैं पक्वाशय। तो पक्वाशय में एक छिद्र खुलती है। ठीक है, और ये छिद्र जो है वाहिनियों द्वारा जुड़ा होती है। ठीक है, इसके ऊपर ही और आमाशय के नीचे ये ग्रंथि होती है, एक पीली प्रकार की ग्रंथि होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होती है कि लीवर, यहाँ पे क्या रहती है, लीवर से क्या बनती है, यकृत से क्या बनती है, पित्तरस बनती है। ठीक है, और ये पित्तरस आके कहाँ जमा रहते हैं, इसी के नीचे स्टोर रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पित्ताशय। और ये वाहिनी इस किस छिद्र से जुड़ी रहती है, और ये अग्नाशय भी इस छिद्र से जुड़ी रहती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, जैसे भोजन में क्या मिला, HCl एसिड मिला। ठीक है, HCl एसिड मिला, उसके बाद क्या करते हैं, पित्तरस जाके क्या करते हैं, भोजन में मिल जाती है। उसके बाद अग्नाशय से भी 2-3 ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सब एंजाइम का क्या होती है, स्राव होती है। उसके बाद क्या होती है, भोजन का पाचन होती है। ठीक है, और ये सब एंजाइम मिलकर भोजन को संपूर्ण तरीके से छोटी आंत में क्या करती है, उसको पचा देती है। उसके बाद भोजन जाती है, कहाँ जाती है, उसके बाद भोजन जाती है बड़ी आंत में। ठीक है, छोटी आंत तो हम लोग का समझ में आया कि छोटी आंत में भोजन का कंप्लीट रूप में पाचन हो जाता है। और छोटी आंत के 3 भाग, पक्वाशय, जेजुनम और इलियम। ठीक है, छोटी आंत में पक्वाशय में बीचों बीच क्या होती है, छिद्र होती है, जो पित्ताशय से जुड़ी होती है और किससे जुड़ी होती है, अग्नाशय से जुड़ी होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन लगभग क्या होती है, 1.5 kg होती है। ठीक है, यकृत जो है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिससे क्या होती है, पित्तरस का निर्माण करती है और जमा कहाँ रहती है, पित्ताशय में जमा होती है। इसका वजन जो है ना, लगभग 1.5 kg होता है। और यकृत अपने कोशिकाओं से पित्तरस का स्राव करती है। उसके बाद पित्ताशय होता क्या है, जिसमें पित्तरस जमा रहे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पित्ताशय बोलते हैं। जिसमें पित्तरस जमा रहे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पित्ताशय बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद अग्नाशय। देखिए, अग्नाशय से क्या होता है, अग्नाशय एक पीली प्रकार की ग्रंथि होती है, जिससे क्या होती है, एंजाइम का स्राव करती है, जो भोजन को पचाने में सहायता करती है। अब हम देखते हैं कि दीर्घरोम क्या होती है और बड़ी आंत क्या होती है। देखिए, दीर्घरोम क्या होते हैं, छोटी आंत के अंदर जो है ना, कुछ अंगुली जैसी रचना होती है। ठीक है, जो अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे मान लिया हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन में क्या रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं, विटामिन रहते हैं, कैल्शियम रहते हैं, खनिज लवण रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है अवशोषित करती है। तो ये क्या करती है, दीर्घरोम क्या करती है, अवशोषण की सतह को क्या करती है, बढ़ाती है। तो क्या लिखेंगे इसका, कि छोटी आंत की दीवार पर अंगुली जैसी रचना पाई जाती है, जिसका हम क्या बोलते हैं, जो अवशोषण की सतह की बढ़ाता है, उसका हम क्या बोलते हैं, दीर्घरोम बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग बड़ी आंत पे। देखिए, भोजन का संपूर्ण पाचन होने के बाद भोजन कहाँ जाती है, ये बड़ी आंत पे जाती है। ठीक है, बड़ी आंत पे जाती है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। ठीक है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें सिर्फ किसका, जल का अवशोषण किया जाता है। इसमें सिर्फ जल का अवशोषण किया जाता है। उसके बाद बड़ी आंत से होते हुए भोजन कहाँ पहुँच जाती है, भोजन मलाशय में पहुँच जाती है। उसके बाद हम लोग भोजन को मल के रूप में त्याग देते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा दीर्घरोम क्या है, बड़ी आंत क्या है, छोटी आंत क्या है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले भोजन हम लोग कहाँ से लिए, मुँह से लिए। उसके बाद क्या किया, लार ग्रंथि से क्या हुआ, लार स्राव हुआ। उसके बाद कहाँ गया, उसके बाद चला गया ग्रस नली के बाद आमाशय में क्या मिला, HCl एसिड मिला, जठर रस मिला। उसके बाद क्या, कहाँ गया, छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या मिला उसको, अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस, जैसे लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया। उसके बाद लीवर से क्या बनती है, पित्तरस बनती है। ठीक है, यकृत बोला जिसको।
तो पित्तरस से क्या होती है, जो जमा रहती है उसको क्या बोलते हैं, पित्तरस है। यहाँ से क्या होती है, वाहिनियाँ जुड़ी रहती है और क्या होती है, इस भोजन में आके मिलती है, जो भोजन को संपूर्ण रूप से पचाने का काम करती है। उसके बाद कहाँ चली जाती है भोजन, उसके बाद भोजन छोटी हाथ के 3 भाग से होती है, भोजन कहाँ चले जाते हैं, बड़ी हाथ। बड़ी हाथ में भोजन का पाचन नहीं होता है, उसमें सिर्फ क्या किया जाता है, उसमें जल का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। बड़ी हाथ में सिर्फ भोजन में उपस्थित जल का अवशोषण किया जाता है, जिसके बाद भोजन क्या किया जाता है, मल के रूप में उसको त्याग दिया जाता है। हम देखते हैं कि पौधों जंतुओं में पोषण किस प्रकार होता है, वो देख लिया हम लोग। अब हम देखते हैं कि पौधों में जो है पोषण किस प्रकार होते हैं। जैसे हमने समझा कि जंतु में जो पोषण होती है, जब हम लोग खाना खाते हैं उसका पाचन किस प्रकार से होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पौधों में पोषण किस प्रकार होती है, ठीक है। तो पौधों में पोषण जो है वो प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा होती है। पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, हरित लवण की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में क्या करते हैं, वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे द्वारा CO2, H2O तथा हरित लवण के माध्यम से क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या करती है, संश्लेषण करती है, मतलब ग्लूकोज का क्या करती है, निर्माण करती है, और वो अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे किस प्रकार होती है प्रकाश संश्लेषण, हम वो देखते हैं, ये रिएक्शन करके, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करती है, पेड़ पौधे 6 अणु क्या किसका लेते हैं, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है पेड़ पौधे वायुमंडल से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, वायुमंडल से। ठीक है, तो 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का, और क्या करती है, जल लेती है, 6 अणु जल का, 6 अणु जल का कहाँ से प्राप्त होती है, इसको जड़ से प्राप्त होती है। जल कहाँ से प्राप्त होती है, इसको जड़ से प्राप्त होती है। उसके बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश और क्या किसके उपस्थिति में, पर्णहरित, जिसका हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, तो 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेती है। उसके बाद 6 अणु जल H2O, ठीक है, किस में लेती है, ये जड़ से ग्रहण करती है। उसके बाद जो पर्णहरित रहती है, क्लोरोफिल पत्तियों में पाई जाती है, और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वो क्या करती है, ग्लूकोज का निर्माण करती है। जैसे देखिए, ये जल जो है, जल का जो हाइड्रोजन अलग हो जाती है और क्या हो जाती है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। यहाँ क्या होती है कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, C6H12O6, या कार्बन का 6 अणु, हाइड्रोजन का 12 अणु और ऑक्सीजन का 6 अणु। ठीक है, तो ये क्या करती है, ग्लूकोज का निर्माण करती है, तथा वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का निर्माण करती है। देखिए, इससे जो ग्लूकोज प्राप्त हुआ, ये क्या कर लेती है, ये अपने भोजन के लिए उपयोग कर लेती है, और ऑक्सीजन को क्या करती देती है, ये रंध्र द्वारा, पत्तियों से रंध्र द्वारा बाहर कर देती है, और यही ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं अपने सांस के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रंध्र होता क्या है। रंध्र होता क्या, देखिए, ये जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, ठीक है, और पत्तियों में क्या पाई जाती है, छोटे छोटे छिद्र पाई जाती है, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाई जाती है। ये छिद्र किस काम की होती है, ये छिद्र जो है ना, गैसों का आदान प्रदान करती है। जैसे मान लीजिए इस ऑक्सीजन जो बना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो बना, इसको क्या करती है, ऑक्सीजन को बाहर निकल देती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है तो इन्हीं छिद्रों के माध्यम से क्या करती है, ग्रहण करती है। ठीक है, देखिए, रंध्र का हम लोग अगर परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र जिनका खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। देखिए, इनमें जो होती है, इनमें जो कोशिकाएं होती है, द्वार कोशिका, ये जो खुलेगा बंद होगा, ये द्वार कोशिका पाई जाती है, वो क्या करती है, इसको नियंत्रित करती है। अब हम देखते हैं वाष्पोत्सर्जन होता क्या, वाष्पोत्सर्जन होता क्या। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन होता क्या, देखिए, वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे में क्या करते हैं, पानी देते हैं, और जब ये पानी ज़्यादा हो जाती है तो क्या इसको वाष्प के रूप में क्या कर लेती है, ये पत्तियों में उपस्थित रंध्र द्वारा क्या कर लेती है, वो बाहर कर देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। जल को, अतिरिक्त जल को निष्कासन करना ही क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, आप लोगों को तो प्रकाश समझ में आ गया होगा कि पेड़ पौधे जो अपने भोजन करने के लिए क्या करती है, वो सूर्य के प्रकाश लेती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल की उपस्थिति में क्या करती है, हरित लवण, पर्णहरित द्वारा क्या करती है, वो भोजन का क्या करती है, निर्माण करती है, जिसमें क्या बनते हैं, 1 अणु ग्लूकोज और 6 अणु क्या बनते हैं, ऑक्सीजन का बनती है। ऑक्सीजन को रंध्र के द्वारा बाहर निकल देती है, और ग्लूकोज को क्या करती है, अपने भोजन के लिए रख लेती है। देखिए, जितना भोजन वो स्टोर करके रखती है, तो किसके रूप में रखती है, स्टार्च के रूप में। पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्टोर करके रखती है, किसके रूप में, स्टार्च के रूप में वो स्टोर करके रखती है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही हमने पढ़ाया। धन्यवाद।